हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका पेपर सीईटी का जो 27 जुलाई 2025 को हुआ कैसा हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, होप सो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो जो 27 जुलाई 2025 को सीईटी का पेपर था, उसमें हिंदी के पोर्शन को हम देख लेते हैं कि उसमें सही आंसर्स क्या क्या होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है भाव धन अर्थ भावार्थ किस संधि का उदाहरण है। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। जो समान अर्थ होते हैं उनको क्या बोला जाता है, समानार्थी या पर्यायवाची। तो यहाँ पे हमारा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द है। रक्षक का विलोम शब्द क्या है। देखो, रक्षक का विलोम शब्द क्या होता है, हम बहुत यूज़ करते हैं कि रक्षक का उल्टा क्या होता है, भक्षक। ठीक है, तो हमें भक्षक नहीं बनना है, रक्षक बनना है। तो हमारा बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन है लक्ष्य शब्द का सही अर्थ क्या है। देखो, लक्ष्य शब्द का सही अर्थ क्या होता है। लक्ष्य हम कह देते हैं ना, लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है मैंने, यानी कि हमारा उद्देश्य। तो लक्ष्य का सही अर्थ यहाँ पे क्या आ जाएगा, उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अध पका, अध खिला, अधमरा आदि शब्द भाषा के डैश भाषा के उपसर्ग हैं। तो ये कौन सी भाषा के, अध अध जो है वो कौन सी भाषा का है, ये है हमारा हिंदी उपसर्ग। ठीक है, हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं ये, जिससे बनता है अध का मतलब क्या हो जाता है, आधा। ठीक है, तो ये किस भाषा के उपसर्ग हैं, हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं, यानी कि 90 का हमारा ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन कहता है, तुमने कल बाजार से डैश खरीदा। आप देखो, सीधा इतने इजी इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो, धीरे धीरे खरीदा, साथ साथ खरीदा, जगह जगह खरीदा, क्या क्या खरीदा। तो बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पे हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या खरीदा। ठीक है, अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक, अपूर्ण, सामान्य, प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया, जब हम काम किसी और से खुद न करके, करता स्वयं न करके किसी और से करवाता है, तो वो कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाता है, लिखता नहीं है, लिखवाता है। तो ये कौन सी क्रिया बन जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। तो हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 का आंसर देखिए, प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में डैश विराम का प्रयोग किया जाता है। देखो, प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्नवाचक में हम प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन वाक्यों में हम क्या करते हैं, यहाँ ऐसे इस डंडे का प्रयोग करते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, पूर्ण विराम बोला जाता है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीष्म एक तत्सम शब्द है। तो तद्भव, ग्रीष्म से कौन सा शब्द बनता है, गर्मी। तो गर्मी शब्द जो है इसका राइट है, ग्रीष्म तत्सम शब्द हो गया, उसका तद्भव रूप कौन सा हो गया, गर्मी। तो गर्मी यहाँ पे बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन 94 का सही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, दर्पण का सही शब्द चुनिए। तो दर्पण, दर्पण नहीं होता है, अण होता है ना, दर्पण होता है। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, ये क्वेश्चंस इतने इजी आए हुए हैं कि हमें देखते ही पता चल रहा है कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन हमारा, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। देखो, सिर मुंडाते ही मतलब हमें देखते ही पता चल रहा है कि क्या हो सकता है इसका आंसर। भी जैसे ही सिर मुंडाया वैसे ही ओले पड़ गए, यानी कि कार्य आरंभ होते ही विघ्न आ पड़ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 96 का बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराएं, उन्हें डैश विशेषण कहते हैं। तो उन्हें कौन सा विशेषण कहते हैं। देखो, संख्या विशेषण के भेद हमने किए हुए हैं, है ना। तो सारे क्वेश्चंस इस तरह से ही आए हुए हैं और इजी इजी आए हुए हैं। तो हमें उसको सीधा सीधा आंसर ये बन रहा है कि संख्या का बोध कराए, वो संख्यावाचक होता है। परिमाण का बोध कराए तो परिमाणवाचक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कोरा जवाब दे देना।
कोरा जवाब दे देना, अरे भाई मैंने आपको कोरा जवाब दे दिया। तो कोरा जवाब देने का मतलब क्या होता है, साफ इनकार कर देना। यहाँ इन्होंने जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पेपर कर रखा है, आंसर बिल्कुल सही कर रखे हैं भाई। तो ये 98 का यहाँ बी आंसर बिल्कुल राइट है। जो बीत चुका हो उसे क्या बोलेंगे, उसे अतीत बोलेंगे। वेरी गुड। देखो दुर्लभ तो वो हो गया जहाँ जाना कठिन हो जाता है ना, दुर्लभ जो मिलता बड़ी मुश्किल से है, दुर्गम जहाँ जाना कठिन होता है, आशातीत, उसके बाद अतीत, जो बीत चुका है वो अतीत होता है। ठीक है, तो 99 का हमारे पास डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कम बोलने वाला व्यक्ति को क्या बोला जाता है, यहाँ इन्होंने देखो थोड़ा सा गलती कर रखी है। कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, कम बोलने वाले व्यक्ति को मितभाषी बोला जाता है। वाचाल तो अधिक बोलने वाले व्यक्ति को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर मितभाषी आ जाएगा। ये वाला पेपर बहुत ईजी आया हुआ था। अब नेक्स्ट पेपर है जो, वो थोड़ा सा इससे टफ आया हुआ है, वो देख लेते हैं कि इसमें इसके आंसर्स क्या क्या हैं। देखिए 86 जो आंसर है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ ये पहला वाक्य ही इसने गलत दे रखा है, उसे संयुक्त वाक्य नहीं बोलते हैं, उसे सरल वाक्य बोला जाता है। ये हमें पता ही है कि सरल वाक्य एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, उसे मिश्र वाक्य बोला जाता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मिश्र वाक्य में ऐसा ही होता है, एक प्रधान और बाकी उस पर आश्रित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े, उसे संयुक्त वाक्य बोला जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी सही है। संयुक्त वाक्य क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, चाहे वो प्रधान हो चाहे वो साधारण हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाला होता है। समान अधिकार, देखो दो तरह से होते हैं ना, समानाधिकरण और व्याधिकरण, दो तरह से होते हैं। तो समानाधिकरण का इसका सही है एग्जाम्पल यहाँ पे जो इसने इसकी दे रखी है, भी ऐसे उपवाक्य जो प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाले होते हैं वो समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। इसका मतलब हमारा यहाँ ठीक हो जाएगा। ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, ये देखो फर्स्ट रोंग है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों राइट हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कि फर्स्ट रोंग और सेकंड, थर्ड, फोर्थ राइट कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो देखो यहाँ तो जो आंसर होना चाहिए ना, वैसे तो ये देखो प्रेत में भी कोई उपसर्ग नहीं है भाई, और तेली में तो है ही क्या है, इसमें प्रत्यय है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो प्रेत भी नहीं है और तेली भी नहीं है। लेकिन यहाँ इसके सी ऑप्शन के साथ मैं इसलिए जाना चाहूँगी क्योंकि इसमें उपसर्ग नहीं, यहाँ प्रत्यय जुड़ गया है। तो यहाँ मैं जो जाऊँगी वो सी ऑप्शन के साथ इसको हम टिक करेंगे कि तेली शब्द जाए, तेल शब्द, देखो तेल शब्द से बना है और ई प्रत्यय मिलकर बना है इसमें, तो यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। 88 देखते हैं, यदि तुम पैसे दोगे तो मैं चलूँ, वाक्य का प्रकार कौन सा है। देखो हमने 8 तरह के इसमें अर्थ के आधार पर 8 तरह के वाक्य पढ़े हुए हैं, है ना। विस्मयबोधक तो तब होगा जब मैं कोई ये आश्चर्यचकित हो जाऊं, है ना, तब वो विस्मयबोधक हो जाता है। विधानार्थक सिंपल वाक्य होता तब हो जाता। संदेह, जिसमें संदेह हो। संकेतार्थ और हेतुमद, आपको बताया था ना मैंने, ये संकेतार्थ वाक्य क्या होता है, हेतुमद की तरह ही होता है। यानी कि दो वाक्य होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे अभी आया, यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूँ, यदि आया तो आया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा हमारा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। जो व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ना, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है भाई लब्ध प्रतिष्ठ। ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठ। तो हमारा आंसर यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, लब्ध प्रतिष्ठ। तो बी आंसर जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठ। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, दिए हुए विकल्पों में तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। देखो हमने किए हुए हैं ये कि दो तरह के प्रत्यय होते हैं, कौन सा, कृत प्रत्यय, या उसको कृत कह दो या कृदंत प्रत्यय कह दो, तद्धित प्रत्यय, तद्धिदांत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय एक ही बात होती है। तो ये चीज़ हमने बड़े
अच्छे से पड़ी हुई है कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं, जो धातु में, धातु के साथ जो प्रत्यय लगते हैं, है ना, धातु यानी कि क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगते हैं, और तदित क्या होते हैं, धातु को छोड़ के यानी कि क्रिया को छोड़ के संज्ञा सर्वनाम विशेषण जिनके साथ लगते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, प्रत्यय लगते हैं, वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखो यहाँ देखने वाली बात है समझौता। समझौता में अब देखो, अगर आप सोचो कि यहाँ प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, ओता प्रत्यय लगा हुआ है, और इसमें किस में लगा हुआ है, समझ धातु में। देखो समझ धातु में ओता प्रत्यय है ना, तो यानी कि ये समझ क्या है, समझ तो एक क्रिया हो गई ना। हम देखो समझ में ना, जैसे ही ना जोड़ेंगे तो समझना, तो ये तो क्रिया है, तो इसका मतलब ये तो क्रिया में जुड़ा हुआ है, ये तद्धित प्रत्यय नहीं हो सकता, पहला ही हमारा तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं हो सकता। बाकी फिर भी हम देख लेते हैं। देखो बुद्धिमान, बुद्धिमान हमें पता है कि विशेषण है ना। लुहार, लोहा, लोहा क्या है, हमें पता है कि संज्ञा है। लालिमा, देखो ये भी पता है कि ये विशेषण है, उससे मिलकर बना है, तो इसका मतलब ये तीनों तो किससे बने हैं, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से मिलकर बने हैं। तो इसका मतलब समझौता क्या है, समझ धातु से मिलकर बना है, जिसका यानी कि समझ क्रिया है, और ये क्रिया में जैसे ही वो पर करेगा तो वो तत्कृत प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो स्थूल का विलोम शब्द क्या है, स्थूल का हमें पता है भाई, स्थूल का विलोम शब्द उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। एक स्थूल चीज होती है, एक सूक्ष्म होता है। जड़ का चेतन, देखो ये यहाँ तो इसने इधर ही दे रखा है, चेतन जड़, ये तो एक दूसरे के विपरीत है, तो स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन वागीश। वागीश शब्द का क्या हो जाएगा, वागीश, तो हमें ये पता है वाक धन ईश, वाक धन ईश। अब देखो ईश, यहाँ पे ए सी में भी ईश दे रखा है, ए में भी ईश दे रखा है, लेकिन ईश में बड़ी ई आती है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा, तो यहाँ वाक धन ईश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है। अभी हमने पीछे बात करी थी, ये वो संकेतार्थक होता है या हेतु हेतु मद, दोनों एक जैसे होते हैं, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, हेतु हेतु मद काल हो जाएगा। ठीक है, हेतु हेतु मद भूतकाल। रति सम रमणीय मूर्ति राधा की, पंक्ति में अलंकार हैं। जब आपको अलंकार करवाए जा रहे थे तो बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि सम शब्द जहाँ आ जाता है, सम समान है ना, सम, ये जहाँ शब्द आ जाता है कौन सा अलंकार होता है, सीधा सीधा हम उसमें उपमा अलंकार कर देते हैं। तो अगर देखा जाए तो रति सम रमणीय मूर्ति राधा की, तो रति के समान मतलब रति, रति कौन है, कामदेव की पत्नी ना, तो राधा की मूर्ति को किसके किसके साथ तुलना कर दी गई है, रति के समान, है ना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अगर आपने वैसे भी तुक्का भी लगाए तो हमने ये वर्ड देखे हुए हैं, सम समान, तुलना करनी, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो रात को पहरा देने वाला वाक्यांश में पदबंध है। देखो वैसे तो जब पदबंध की बात आती है ना, तो रात को पहरा देने वाला व्यक्ति, तो वो क्या हो जाता है, संज्ञा पदबंध हो जाता है। यहाँ संज्ञा और विशेषण में थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है, लेकिन यहाँ हम जाएंगे किसके साथ, संज्ञा पदबंध के साथ। ठीक है, अब कैसे संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध क्या होता है, जब हम बात करते हैं कि रात को पहरा देने वाला व्यक्ति, तो वो किसकी बता रहा है, संज्ञा के बारे में बता रहा है कि कर्ता के बारे में बता रहा है। तो हम आंसर क्या करेंगे, यहाँ पे डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द, अब हमें पता है परिणाम, परिणाम नहीं होता, परिणाम होता है। वधु, वधु नहीं होता, वधु होता है। नूपुर, नूपुर होता है। तो उज्जवल, उज्जवल में डबल जो आधा आता है। उत धन ज्वल से बनता है, ये हमने संधि में भी बहुत बार किया है कि उत धन ज्वल से बनता है, तो उज्जवल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 96 का हमारा आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष का समूह सही समूह नहीं है। अब देखो अगर हम बात करें कि तत्पुरुष का सही समूह नहीं है, देखो अमचूर, अमचूर तो आम का चूर्ण हो गया, तत्पुरुष समास है। रामचरित, राम का चरित हो गया, तत्पुरुष समास है। कवि पुंगव, कवि पुंगव मतलब कि कवियों में पुंगव है जो, यानी कि कवियों में श्रेष्ठ, तत्पुरुष समास हो गया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। मझधार,
धारा में मतलब क्या हो जाएगा, उसमें धारा के बीच में हो जाएगा। पुच्छल तारा, पुच्छल तारा में क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ भी ध्यान से देखो, पुच्छल तारा, पुच्छल तारा है ना, पूंछ में है जिसकी तारा, यानी कि हम किसको बोलते हैं पुच्छल तारा, ध्रुव को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो धूमकेतु होता है उसको बोला जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ बी हो जाएगा। पर आगे भी हम देख लेते हैं कि आगे वालों में क्या है। देखो, वन गमन, वन में गमन, दया आर्द्र, दया में आर्द्र है ना, तो दया से आर्द्र मतलब कि दया से भीगा हुआ। तो जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, तत्पुरुष समास है। बलि पशु, बलि के लिए जो पशु है। प्राप्तोदक, प्राप्त उदक, उदक क्या होता है, जल, ठीक है। घृतानन, घृतानन क्या होता है, घी में पका हुआ। अगर हम प्राप्तोदक देखें तो ये कर्मधारय भी हो सकता है। तो कर्मधारय भी देखा जाए तो तत्पुरुष का ही एक पार्ट है। तो इसलिए जो बहुव्रीहि थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि पुच्छल तारा में तो बहुव्रीहि है, तत्पुरुष का पार्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ हम कौन सा आंसर करेंगे, बी आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अयोगवा। अयोगवा कौन से होते हैं, अयोगवा हमें पता है कि 11 स्वर और 2 अयोगवा होते हैं। यहाँ जो आंसर कर रखा है ये गलत कर रखा है, तो ध्यान रखना, अंग और अह ही क्या हो जाएगा, अयोगवा। 2 ही होते हैं अयोगवा, अंग और अह। उसके बाद आ जाता है 99 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है। अब देखो, मूर्धा नहीं है, जब हमने ये किए थे तो हमने क्या किया था, ऋतु रस मूर्धा, ध्यान हो तो आपको, हमने किया था ऋतु रस मूर्धा। ये एक जिसमें क्या आता है, री और टवर्ग, टैसे टवर्ग हो जाएगा, ट ठ ड ढ न, र और श किसमें, मूर्धा से बोले जाते हैं। तो यहाँ देखो, ये सारे मूर्धा से बोले जाते हैं। तो इसका मतलब ये भी मूर्धा का हो गया, री भी मूर्धा का हो गया, ट भी मूर्धा का हो गया, और हमारे पास ये भी मूर्धा का हो गया है ना, श भी मूर्धा का हो गया। तो इसका मतलब ये जो त है, त मूर्धा से नहीं बोला जाता है। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, किसका उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है, त। तो त का उच्चारण स्थान यहाँ क्या होगा, त का उच्चारण स्थान देखो, तुलसी, हमने याद करवाया था ना कि तुलसी दंत, तो इसका मतलब त किससे, दंत से, त का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, मूर्धा नहीं है। तो सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, शकुनी किसका पर्यायवाची है। देखो शकुनी, वैसे देखा जाए तो शकुनी का पर्यायवाची यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि, क्योंकि ना शकुनी जो है एक बहुत बड़े पक्षी को बोला जाता है, गिद्ध को बोला जाता है। तो हो सकता है यहाँ पर शकुनी का जो पर्यायवाची किसको लिया गया हो, खग को लिया गया हो, ठीक है। क्योंकि शकुनी एक बहुत बड़ा पक्षी को भी बोला जाता है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि इन्होंने शकुनी का पर्यायवाची खग को लिया गया हो। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा फिर उसके हिसाब से तो फर्स्ट आंसर बन जाएगा, खग बन जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये वाला, ये शायद आज की इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। ये वाला पेपर फर्स्ट पेपर से थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फर्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। यहाँ थोड़ा सा हमें देख के पढ़ने वाला, क्योंकि अगर आपने अच्छे से क्लास लगाई थी तो ये पेपर ईजी है, अदरवाइज़ ये उससे पेपर से थोड़ा सा मुश्किल है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, आपने देख लिए होंगे, होप सो आपके बहुत सारे अच्छे मार्क्स आएँ और आपका पेपर क्लियर हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।